सो अप टू लास्ट क्लास हमने रेजोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। हमने स्टार्ट किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। रेजोल्यूशन इन 3D हमने डिस्कस किया था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं 3D में। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन 3D। तो इसमें कुछ चीजें तो मैं आपको बता चुका था। So this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. X-axis, y-axis, z-axis. आपको एक वेक्टर गिवन है, से दिस इज वेक्टर ए। ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेट्स से दैट एंगल इज अल्फा। वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल है, दैट इज बीटा। अरे मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा। वाई एक्सिस के साथ बीटा है, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल दिया है दैट एंगल इज गामा। आपको x के लॉन्ग भी कंपोनेंट चाहिए, y के लॉन्ग भी कंपोनेंट चाहिए, z के लॉन्ग भी कंपोनेंट चाहिए। तो सिंपल सा मेथड ही है, जिसके साथ भी एंगल गिवन होता है वहां सिखाया था कॉस होता है। ये भी मैंने लिख दिया था लास्ट क्लास में। ए एक्स को आप लिखोगे a cos अल्फा, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। ए वाई को आप लिखोगे दैट इज a cos बीटा, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। ए जेड को आप लिखोगे दैट इज a cos गामा, दैट इज थर्ड इक्वेशन। तो आपने ax भी कैलकुलेट कर लिया, ay भी कैलकुलेट कर लिया, az भी कैलकुलेट कर लिया। अब किसी तरह से आपको cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा चाहिए। तो यहाँ जो डायरेक्शन कोसाइंस है, दोस डायरेक्शंस कोसाइंस आर cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। तो आप यहां से लिख सकते हैं cos अल्फा जो होगा दैट इज ax डिवाइडेड बाय a। cos बीटा जो होगा दैट इज ay बाय a। और cos गामा जो आपको मिलेगा, cos गामा दैट इज az डिवाइडेड बाय a। नाउ यहां से निकाल लिया, cos अल्फा ax बाय a आ गया, cos बीटा ay बाय a आ गया, cos गामा az बाय a आ गया। सो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गया। इसके बाद अगर वो आपसे कहता है टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे अगर वो आपसे कह रहा है वेक्टर ए दिया है आपको, इट्स ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। सो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट्स रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये आपको उस वक्त भी सिखाया था जब मैं कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा रहा था, कि अगर वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दिया है तो टोटल मैग्नीट्यूड इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट करके दिखाना है व्हाट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। चलो वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। सर 0। जीरो आ गई? कैलकुलेट करा? कौन बोला जीरो? सर 1। वन वन कौन बोला? हर्षित या प्रवीण? प्रवीण। अच्छा प्रवीण, ये जो बैच है ना जेई वाला बैच है, तुम शायद ये चीज नीट वाली बैच में कर चुके हो, रिपीट हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर कुछ कमी रह गई होगी उसे कर लो, वरना वो डेज हैं MWF जेई के लिए, TTS नीट वाली बैच के लिए। बस कुछ न्यूमेरिकल्स का डिफरेंस होता है। Excuse me, sir. हाँ युवराज। Sir, a z of
A Z of K और A X of I cap, इसमें हाँ। सर I cap और J cap हमें डायरेक्शन दे रहे हैं और X Z मैग्नीट्यूड। डन सर। I cap के along is AX, J cap के along is AY, Z K cap के along is AZ. तो इसका मतलब सर अगर ये दिया हुआ है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि ये एक 3D इमेज है, तो उसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल। और ये तो तुमने कर रखा है, तो कार्टेशियन फॉर्म है, यहीं से तुमने वेक्टर शुरू किया था। ये यूनिट वेक्टर से पहले जो कार्टेशियन फॉर्म था उसका कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया। इसमें थोड़ा सा सर -1 होगी क्या सर वैल्यू? -1 आया, सर। ठीक है, अभी देखते हैं। सर 1 1 आया, किसका आया? यश का? मेरा गौरव गौरव गौरव, गौरव हो गया। सर यश का भी है। यश का भी 1 आया। यस सर। -1 किसका आ रहा है? सर उजैर। उजैर, -1 आया। एक बार और देख लो उजैर कैलकुलेशंस अपनी। जानवी, आंसर? सर हाँ बताइए। तो 90 आ रहा है। 90 आ गया? चलो भाई 90 भी देख लेते हैं। तो देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा चाहिए ना। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। देखो cos अल्फा कितना है? ax बाई ए, सो दिस इज ax डिवाइडेड बाय a होल स्क्वायर। cos बीटा इज ay बाय a, so it's ay by a whole square. Cos gamma is az by a, az by a whole square. So this is ax square by a square plus ay square by a square plus az square by a square. So यहाँ a square तो आ गया एलसीएम, ये बच गया ax square plus ay square plus az square. अब देखो यहाँ ए रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर कितना है? ए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, टोटल मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना। सो दैट इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। एक बार और देख लो, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ए था, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1। So cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1 now. इस आइडेंटिटी को याद रखिएगा, cos square alpha, cos square beta, cos square gamma is 1 now. जानवी, मानस हो गया था ये? हाँ सर हो गया था। अमन, कैस्पल? Yes, sir. किया था सर। ये यही आ रहा था? हाँ जी। जिन लोगों से नहीं हुआ था, जब इतना लिख लो तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सर हो गया। तो okay. आपको एक वेक्टर ए दिया है which is I cap minus 2j cap plus 3k cap. Calculate फर्स्ट पार्ट, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, सेकंड पार्ट डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। चलो भाई शुरू हो जाओ। ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई ज्यादा लेंथी कैलकुलेशंस नहीं है इसमें। इसे करिए, फिर एक लेंथी न्यूमेरिकल है वो मैं लिख रहा हूं।
सर हो गया। आंसर्स टाइप कर दीजिए। कर दिए सर। बस इसको लिख दो फिर देखता हूँ। सो लास्ट न्यूमेरिकल तो बड़ा सीधा सा था, उसमें तो सिर्फ आपको फॉर्मूला देखना था, फॉर्मूला अगर आता है तो वो आ जाता है सबसे। सो वेक्टर ए क्या था, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, यही था वेक्टर ए। ए का मैग्नीट्यूड निकालो, आई कैप का कोविशन कितना है 1, इट्स 1 स्क्वायर, जे कैप का कोविशन -2 तो -2 स्क्वायर, के कैप का कोविशन 3 तो ये 3 स्क्वायर। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया √14। फर्स्ट पार्ट। अगर आपको कॉस अल्फा चाहिए, कॉस अल्फा क्या होता है, इट्स ax बाय a। आई कैप का कोविशन कितना है 1, ax इज 1, a इज √14। कॉस बीटा विच इज ay बाय a। j का कोविशन कितना है -2 √14। कॉस गामा az बाय a। az कितना है 3, a कितना है √14। ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी, मुझे ये सॉल्व करके दिखाओ ये क्वेश्चन, इससे जरा मुझे पता चलेगा तुम में से कौन कितनी अच्छी स्किल्स है न्यूमेरिकल सॉल्विंग। चलो भाई शुरू हो जाओ। कोई नहीं गौरव, ये तो मुझे पता है, टाइप होता है, कोई परेशानी नहीं। सर मैंने आंसर लिखा है, एक बार देखना सही है। कहाँ लिखा इसका आंसर, कहाँ लिखा है, अभी तो कुछ नहीं आया। हर्षित अभी कुछ टाइप नहीं हुआ, एक बार और टाइप कर दो। टेन आई कैप प्लस 10√3j कैप प्लस 10k कैप, खैसपल का आया। हर्षित 10√6। हर्षित अब से ना तुम डांट सुनना शुरू करोगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब होता है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में करो। सिर्फ एक खैसपल का आंसर आया अभी तक। मानस भाई अब धीरे धीरे ना एक एक वीक में सर कैप आपको, को सीएपी मेंशन कर दूं क्या? हाँ हाँ आई लिख दो, कोई परेशानी नहीं, आई जे के लिख दो, बस मैं समझ जाऊंगा कैप लगाया गया। एक दो वीक में जेई और नीट वाली बैच में अच्छा खासा डिफरेंस होने लगेगा। आंसर्स मानस का आया, ओके। खैसपल, मानस, हर्षित, इन तीन लोगों के आंसर्स आए। युवराज, जानवी, गौरव, अभी 2 मिनट और दूंगा, 2 मिनट और ट्राई करो।
हर्षित का भी आ गया। 1 मिनट और है, इसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। प्रवीण ट्राई करो इसे। उजैर। सर जो मैंने निकाला वो मैग्नीट्यूड था। अच्छा तुम बताओगे मुझे, मुझे कुछ नहीं पता। जब क्वेश्चन दिया है तो फिर मुझे कुछ नहीं पता, तो तुम बताओगे मुझे क्या था। देखिए सुनिए, मेरे ख्याल से मानस मानस का सही है। मानस का आंसर सही है। अभी चेक करता हूँ प्रवीण। बाकी लोग सोचने की कोशिश कीजिए, मतलब अगर आप सोच नहीं सकते तो न्यूमेरिकल्स में बड़ी परेशानी आएगी। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। वेलोसिटी आपको गिवन है कुछ रैंडम डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी दी हुई है। जिसे ईस्ट कह रहा है उसे एक्स मान लेते हैं, जिसे आउटवर्ड्स वर्टिकल कह रहा है अपवर्ड्स उसे जेड मान लेते हैं। एक नॉर्थ भी रहा होगा जिसे वाई मान लेते हैं। ईस्ट के साथ एंगल दिया है 60 डिग्री, वर्टिकल के साथ एंगल दिया है 60 डिग्री। अब ये मत समझ लेना ये ऑब्ट्यूज है भाई, ये v बाहर आ रहा होगा प्लेन के, तो इसके साथ भी 60 बन रहा है। इसको आप अल्फा कहते हैं, अल्फा 60 है। इसे आप गामा कहते हैं, 60 है। बीटा है जो नहीं पता। तो पहला काम यही है कि किसी तरह से आप बीटा कैलकुलेट कर दो। तो बीटा कैलकुलेट करने के लिए सर 90 माइनस थीटा। अरे 90 माइनस सर थीटा। मतलब वाई एक्स में तो सर 90 माइनस अल्फा में कर सकते हैं सर ये, सर क्योंकि रेक्टेंगुलर है ना। ये सर 3D वाई में दिया हुआ है। अभी रुको 1 मिनट करके देखते हैं। ये 3D है, ये यहाँ नहीं है, ये बाहर आ रहा है प्लेन के। ये रुको 1 मिनट। सर 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 सुनो सर, सुनो सुनो सुनो, सुना ज्यादा करो, है ना। ये ऐसा है ना, ये ऐसे नहीं दिया प्लेन में। तुम जितना सुनोगे ज्यादा उजैर, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये रहा, ये ऐसे दिया हुआ है। अगर ये ऐसे देता है ये 60 तो ये 30 ठीक था। ये इसने ऐसे दिया है 3D में। 3D में ये एंगल और ये एंगल मुझे नहीं पता क्या होगा। सर अगर सर यहाँ देता ना प्लेन में। हाँ हाँ सर बोलिए। सर ये एंगल कैसे बनाएगा फिर अगर सर ऐसे दे रखा है तो। अरे 3D में नहीं होता। थ्री तुम अपनी ये है एक्स वाई, एक तो हो सकता है इसके प्लेन में लो, एक होगा ऐसे आ गया ये। यस सर यस सर यस सर। ये एक्स के साथ है ये वाला, अच्छा ये ओके वाई ओके के सर। साथ, ये जेड के साथ। उधर तुम बुक ज्यादा पढ़ा करो। कोई बुक पढ़ रहे हो आजकल फिजिक्स की? नो नो सर। वो दिखता है, वो फिर क्वेश्चंस में ना दिखने लगता है। बुक पढ़ा करो, क्वेश्चंस में ना एक मेच्योरिटी आएगी। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। तो देखो अल्फा दिया है आपको, गामा दिया है, बीटा चाहिए। कॉस स्क्वायर अल्फा इज कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर बीटा नहीं पता, कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। जो तुम कह रहे थे वो हो सकता है कभी ट्रू हो, लेकिन हमेशा नहीं। अच्छा गौरव का आया i माइनस जे प्लस 2 के। चलो देखते हैं किसका सही है। कॉस 60 होता है हाफ, तो 1/4 हो गया। एक्सक्यूज मी सर। कॉस स्क्वायर बीटा, हाँ युवराज। तो ये 1 बाय दिया हुआ 4 था इज कि 1। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos ये फिर तो हमेशा 1 होता है, तो हमने प्रूफ करा था अभी लास्ट न्यूमेरिकल मैंने प्रूफ कराया था ना कि डायरेक्शन को साइंस का सम 1 होता है। सो ये कॉस स्क्वायर बीटा प्लस हाफ 1 हो गया। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा कितना आ गया, हाफ आ गया। कॉस बीटा कितना आ गया, 1/√2 आ गया। कॉस बीटा 1/√2 होने का क्या मतलब है, बीटा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया।
तो आपको अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है, गामा भी पता है। बीटा पता चल गया 45 डिग्री। जानवी Vx कैसे आएगा? जानवी Vx जानवी हो तुम क्लास में? अरे बच्ची है कि नहीं है? हाँ जानवी है। तो जानवी Vx उसकी आवाज नहीं जा रही, क्या हो रहा है? या प्रवीण तुम बता दो Vx कैसे मिलेगा यहाँ, अगर Vx चाहिए तो? सर 20 इंटू कॉस 60। Vx क्या होगा? V cos अल्फा, सो V is 2 cos 60, cos 60 हाफ होता है, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। Vy is V cos beta, V is 20, cos beta is cos 60 which is 10 meter per second again। नहीं, cos beta तो 45 हो गया, 45 degree, so that's 20 into cos 45, it's 20 into 1 by 10 root 2, sir. 10 root. it's 10 root 2। फिर आप Vz कैलकुलेट करोगे, Vz is V cos gamma, it's 20 into cos 45, नहीं cos 60 डिग्री, cos 60 हाफ होता है, ये भी 10 हो जाएगा। तो टोटल वेलोसिटी होगी 10 I कैप प्लस 10 रूट 2 j कैप प्लस 10 k कैप मीटर पर सेकेंड। ये किसका मैच कर रहा था? प्रवीण का भी नहीं था, मानस डायरेक्शन में गड़बड़ कर रहा था बस, बाकी मानस का सही था। मानस तुम कौन सी बुक पढ़ते हो? बुक्स कौन सी यूज कर रहे हो? सर मॉडर्न से एबीसी यूज कर रहा था इस समय तो। ये याद रखिएगा, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे ना तो आपके क्वेश्चंस का डायरेक्शन भी बहुत गलत जाता है। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। मानस HC उठाओ, HC शुरू करो। ठीक है सर, कर दूंगा। सर हाँ सर इसमें वर्टिकली अपवर्ड हम y एक्सिस को नहीं ले सकते? नहीं, वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। वर्टिकली अपवर्ड मींस परपेंडिकुलर टू सरफेस। अपवर्ड्स कह रहा है ना, वो नॉर्थ हो जाएगा, वो इन द प्लेन होगा। सर हाँ सर इसमें जैसे आपने cos बीटा की वैल्यू निकाली, हम डायरेक्ट भी तो ये निकाल सकते हैं ना Vy। अगर हम 20 हाँ इक्वल्स, हमारे पास दो चीजें थी ऑलरेडी, और बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड, वहां से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, वहां से भी कर सकते हैं। जानवी क्लियर हुआ ये? यस सर। चलो सो ये कंपोनेंट्स खत्म हुए, इसको मैं रब कर दूं, लिख लिया सबने? यस सर। अब एक लास्ट टॉपिक है वेक्टर्स में, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। सो वेक्टर्स में आप बहुत सारे ऑपरेशन सीख चुके हैं, बस आपको ये देखना है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो वेक्टर्स में तीन तरह के मल्टीप्लीकेशन हैं जो आप स्टडी करते हैं। एक आता है वेक्टर विद नंबर, वेक्टर विद नंबर। सेकंड आता है वेक्टर विद स्केलर, और तीसरा होगा वेक्टर विद वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद अनदर वेक्टर। तो ये तीन तरह के मल्टीप्लीकेशन है, वेक्टर विद नंबर, वेक्टर विद स्केलर एंड वेक्टर विद वेक्टर। इतना लिखिए, फिर एक एक देखते हैं। वेक्टर विद नंबर में क्या होगा, वेक्टर विद वेक्टर, और वेक्टर विद वेक्टर में क्या आता है। इतना लिख लीजिए, बताइए मुझे, फिर अब करते हैं सर।
सर वो कल मैं भी भूल गया था, आप भी भूल गए सर, वो N1 N2 वाला यूनिट कन्वर्जन वो लास्ट मैं में। भूला नहीं था, लेकिन मुझे मौका नहीं था। मैं आपको कल किसी टाइम अलग से बुला के कराऊंगा। रेगुलर बैच में ना हर्षित ये सब पिछला काम हो नहीं सकता। सर अलग से एक्चुअली टाइम क्लिक दे। नहीं हो रहा है, इसका एकदम फर्स्ट पॉइंट मेरे दिमाग में क्लिक हाँ नहीं हाँ, हो कोई रहा। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको अलग सर से आपने कल कोई उसका भी टाइम नहीं पे बताया बुलाऊंगा। था जो हाँ बताइए। ओलंपियाड आप कहते हैं। नहीं, ओलंपियाड का मुझे नहीं, निष्कर्ष आपको मैसेज कर देंगे सबको। निष्कर्ष ही करेंगे वो, मैं तो सारे काम थोड़ा ना यार मैं कर सकता हूँ। जानवी, एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो डेफिनेशन है बस, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद नंबर। एक्सियल वेक्टर वो हैं जो रोटेट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, जो भी घूमने के काम आएंगे वो एक्सियल वेक्टर्स हैं। यूनिट नंबर 5 उसी के लिए, तो मैं वो डेफिनेशंस मैंने यहाँ डिस्कस नहीं करी थी, वहीं करेंगे। तो पहले देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद नंबर। multiplication of vector with number। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद नंबर में पहला आता है पॉजिटिव अगर रियल नंबर है आपका। मीन्स आपको एक नंबर दी, एक वेक्टर एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया, एक फोर्स दे दी, लेट से मैं आपसे कह रहा हूँ फोर्स इज 5 कैप न्यूटन। मैंने आपको एक नंबर दिया 3। मैं आपसे कहता हूँ नंबर को आप फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इस 3 को 5 कैप से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 15 कैप न्यूटन। तो देखो यहाँ हुआ क्या, मैग्नीट्यूड पहले फोर्स का 5 था, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 15 कैप। सो ऑन मल्टीप्लाइंग वेक्टर, मान लो कोई ए है विद नंबर n, इट्स मैग्नीट्यूड, देखो नंबर के मैग्नीट्यूड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिकम्स n टाइम्स। देखो मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो गया, पहले मैग्नीट्यूड क्या था 3, सॉरी पहले 5 था, अब कितना आ गया 15, मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा। यहाँ जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला, डायरेक्शन विल रिमेन सेम। पहले भी x के लॉन्ग था, अब भी x के लॉन्ग है। यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, यूनिट सेम रहेगी। So if you are multiplying a vector with a number and that number is a real number, positive number, तो magnitude n times हो जाएगा, directions और unit same रहेगी। लेकिन अगर आप एक वेक्टर को नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक सेम एग्जांपल लेते हैं, f is 5 कैप न्यूटन, n3 की जगह -3 ले लेते हैं, और मैं आपसे कहता हूं n इंटू एफ करिए, तो n इंटू एफ विल बी -3 इंटू 5 कैप न्यूटन। तो ये आ जाएगा -15 कैप न्यूटन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, पहले भी मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो गया वेक्टर का, यूनिट सेम रही, बट डायरेक्शन रिवर्स हो गया। देखो पहले फोर्स का डायरेक्शन था आई कैप, -3 से मल्टीप्लाई कर कर -15 कैप हो गया। तो इसका जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन यहां जाकर ऑपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर आपने वेक्टर को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन सेम रहता है, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर, इतना लिख लीजिए। सो वेक्टर विद नंबर, मतलब कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते इस पर, कंसेप्चुअल चीज है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, यूनिट सेम रहेगी। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, बट यूनिट सेम रहती है। इतना लिख लो, फिर देखते हैं कि अगर इसे स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। जल्दी बताओ मुझे, इतना हो गया तो मतलब एक, आज के बाद एक ही क्लास और लगनी चाहिए, वेक्टर्स में खत्म हो जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मानस। सर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा डायरेक्शन का? Magnitude will be 0, then it would be a 0 vector which is acting in the same direction as that of given vector.
ओके सर। सर हाँ सर। सर संडे को क्लास है? नहीं, मेरी क्लास नहीं है, ओलंपियाड वाली क्लास होगी। सर हाँ, तो सर ओलंपियाड वाली क्लास के मतलब क्या है सर उसका? वो बता दिया जाएगा आपको, निष्कर्ष फोन करके मैसेज करके बता देंगे सबको क्या। ओके सर, मेरे को कोई मैसेज नहीं आता ना दरअसल सर, नहीं, मैं उसका आ किसी जाएगा, ग्रुप में हूँ। उसका आ जाएगा, उसका आ जाएगा। ओके थैंक यार यू उज़ैर, सर। असल में ग्रुप में ना होने का रीजन है ना, ये असल में ऑर्किड वाली बैच नहीं है। मतलब जब हम ऑर्किड की स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ शिफ्ट करना होगा, तो वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा कि आपको पहले ऐड करें फिर ग्रुप से हटाएं। ऑर्किड की सर बैच नहीं, इसमें से कोई बच्चा ऑर्किड का नहीं है, तो सर कहाँ के हैं सर ये सर? ये सब बाहर के। ये लर्निंग व्यू की बैच है, इसमें कोई बच्चे, अच्छा एक आधी दिल्ली के बच्चे हैं, बाकी बाहर के हैं। तो जब ऑर्किड का शुरू होगा तो मैं आपको वहाँ शिफ्ट कर दूंगा, थैंक फिर यू ये सर। बैच आपको छोड़नी होगी, इसलिए मैं आपको कहीं ऐड नहीं करता। ओके सर। रब कर दूं सब? यस सर। हो गया। सो इसके बाद अगर वो आपसे कहता है कि एक सेकंड मैं यहीं चेंज कर देता हूँ ना, नंबर की जगह अगर वो आपसे कहता है कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए। सो अगर आपने वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक एग्जांपल, टाइम बचा रहा ना और लग जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन इज 2i कैप। प्रवीण, यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड मास इज लेट्स से 2 kg। सो वो आपसे कहता है फोर्स कैलकुलेट करो। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज मास विच इज 2 kg, एक्सेलरेशन विच इज 2i कैप। युवराज, यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी, चेंज होगा कुछ? सर केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, जब आप स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं, पहले मैग्नीट्यूड 2i कैप था, अब कितना आ गया? 4i कैप kg मीटर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यूनिट चेंज हो जाएगी। पहले देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट चेंज हो गई। हाँ, क्या कह रहे हो हर्षित? मैग्नीट्यूड का चेंज होना जरूरी थोड़ी ना है। सपोज मास 1 kg होता तो 2 ही रहता। इन जनरल हम देखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा। चेंज का मतलब है n टाइम्स। अब अगर वो n है तो सेम रहेगा। डायरेक्शन जब आप लोगे तो अगर वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो देखो बाद में भी क्या रहा, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो डायरेक्शन सेम रहता है। तो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय स्केलर तो मैग्नीट्यूड विल बी n टाइम्स, यूनिट सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगा। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर हाँ, सर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विद नंबर में भी तो बदलेगी ना? नेगेटिव में, नेगेटिव में। मैग्नीट्यूड। हाँ, मैग्नीट्यूड बदला ही तो था, जब नंबर में किया था तो दोनों में मैग्नीट्यूड चेंज किया था, यूनिट सेम रही थी बस। सर वहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर क्यों लिखा है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, यूनिट हो जाएगी ना के। अच्छा, सर आपने गलत। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, इफ इट इज 1 kg तो फिर n टाइम्स होने का मतलब है सेम रहेगा। वो एक स्पेशल केस हो जाएगा, बट हम जनरल चीजें देखते हैं। जानवी, इन जनरल चेंज होगा। ये तो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी कि नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब आपके लिए जो काम की चीज है, इसे रब कर रहा हूं मैं, लिख लिया ना सबने? युवराज, जानवी, गौरव,
सर जो आपने एन टाइम्स का वो किसके रिस्पेक्ट में है, जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है या मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड स्केलर? मैग्नीट्यूड 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 के टाइम्स हो जाएगा, स्केलर टाइम्स। ओके ओके। अब जो काम की चीज आती है यहाँ, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर। तो देखो, जब तुमने वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई किया था, एंड रिजल्ट वेक्टर था, कैसा भी नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन कुछ भी हो जाए, बट रिजल्ट वेक्टर था। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तब भी रिजल्ट वेक्टर है। लेकिन अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब जो एंड रिजल्ट आएगा वो वेक्टर नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि वो एंड रिजल्ट वेक्टर हो। तो वेक्टर विद वेक्टर में दो केसेस हो सकते हैं। वेक्टर विद वेक्टर में एक स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है, इस स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये एक वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है, जिस वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, दो पॉसिबिलिटी है। वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी भी दे सकता है, जिसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी भी दे सकता है, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इतना लिखो, फिर डिटेल्स देखेंगे, फिर देखेंगे डिटेल में स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो आज का टारगेट है किसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में ये वेक्टर प्रोडक्ट खत्म डन करें। सर। ओके, सो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। सो देखो, अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दे रहा हूं, this is vector A, this is vector B, angle between them is theta। तो A डॉट B की डेफिनेशन है, जब आप A डॉट B को डिफाइन करोगे, then A डॉट B is its magnitude of A into magnitude of B multiplied by cos theta। और इस A डॉट B को जब आप सॉल्व करोगे, then A डॉट B is, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, मैग्नीट्यूड है ना, सिंपली ऐसे लिख दो AB cos theta। ये है डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हम इसे डिराइव कभी नहीं करेंगे, इसे आप डिराइव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में। ऐसे आप लिखते हो 2 + 2 4, ये भी कभी डिराइव होकर आता है। तो जितनी बेसिक मैथमेटिक्स में उसे डिराइव करते हैं, वहीं जाकर इसे डिराइव करेंगे। फिजिक्स में हम इसकी डेफिनेशन नहीं लेते, इसे एज अ डेफिनेशन लेते हैं, इसे डिराइव नहीं करेंगे, डिफाइन करते हैं। A डॉट B इज AB cos theta। अब देखो, अगर दो वेक्टर्स गिवन है, इनका जो डॉट होगा, जो रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट इज अ स्केलर। A वेक्टर है, B वेक्टर है, बट A डॉट B इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपली स्केलर क्वांटिटी है। सो A भी वेक्टर दिया हुआ है, B भी वेक्टर दिया है, A डॉट B स्केलर होगा। एग्जांपल्स देखिए फिजिक्स में, इसके एग्जांपल्स कहाँ है। जैसे वर्क डन, वर्क डन को हम ऐसे लिखते हैं, इट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। दोनों वेक्टर का आपने डॉट ले लिया, तो डॉट लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा, दैट्स अ स्केलर। एक और एग्जांपल है, जैसे पावर। फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी भी वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर, बट इनके डॉट के बाद जो क्वांटिटी आएगी, दैट इज अ स्केलर। सो जो रिजल्ट होगा डॉट प्रोडक्ट का, दैट रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि ये कम्यूट करता है। कम्यूट करने का मतलब है, मैं A डॉट B लिखूं या मैं B डॉट A लिखूं, दोनों सेम चीज है। मतलब ऑर्डर रिवर्स करने पर डॉट प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद द नेक्स्ट इज एसोसिएटिव, नहीं होती।
एक और देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ विराज। तो ये सिर्फ स्केलर के लिए है? नहीं नहीं, ए और बी बताओ, स्केलर है वेक्टर है? सर ए और बी वेक्टर्स, रिजल्ट? रिजल्ट्स और स्केलर। हाँ, तो वेक्टर्स के लिए ना, अगर डॉट ले लिया तो रिजल्ट स्केलर आएगा। नहीं सर, मतलब मैं पूछ रहा था जिसका रिजल्ट स्केलर होता है या जिस ये सिर्फ उसी के लिए है? हाँ, सिर्फ उसी के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, ये डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल वैसी होगा जैसे नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ए का डॉट बी के साथ लो, ए डॉट बी, प्लस ए का डॉट सी के साथ लो, ए डॉट सी। माइनस हो तो यहाँ माइनस लगा दो। एक चीज हो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि वेक्टर ए का स्क्वायर करो, तो वेक्टर के स्क्वायर का मतलब है वेक्टर का डॉट उसी के साथ ले लो। ए डॉट ए लोगे तो दैट विल बी ए cos 0, cos 0 इज 1, सो दिस इज ए स्क्वायर। तो वेक्टर्स में स्क्वायर कर कर अलग से कोई ऑपरेशन नहीं होता है। स्क्वायर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर आप वेक्टर का डॉट उसी के साथ ले लेते हो तो जो रिजल्ट होगा उसे स्क्वायर कहेंगे, दैट स्क्वायर ऑफ वेक्टर। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे बताइए यहां तक कोई डाउट है अगर किसी को? सर वो थर्ड वाला प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी का कोई तो वेक्टर सर है, इसमें उसका cos डॉट थीटा की वैल्यू नहीं होगी कुछ? cos 0 होगा ना। मैं कह रहा हूँ वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए के साथ लो, तो दोनों वेक्टर्स तो ए हैं, दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन है। कैसा होगा? सेम। ओके सो एंगल सब। 0 डिग्री, ए स्क्वायर हो जाएगा। जानवी देखो, अगर वेक्टर का डॉट मैं उसी के साथ ले रहा हूं, मैंने आपसे कहा एक वेक्टर ए है, उसी वेक्टर का डॉट मैंने उसके साथ ले लिया, तो ए डॉट बी कैसे लिखते हो? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट ए क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड। दोनों ही तो वेक्टर ए हैं, तो ए और ए में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, तो cos 0 कर दिया। कितना आएगा? cos 0 1 होता है, ए स्क्वायर। तो वेक्टर का अगर उसी के साथ डॉट लोगे तो रिजल्ट उसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ भाई जानवी, क्लियर हुआ ये? हो गया उसके सर। बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, इफ यू हैव पैरेलल वेक्टर्स, लाइक एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक वेक्टर यहां दिया है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। नाउ अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इनमें एंगल कितना होगा? 0। So A dot B will be it's AB cos 0. Cos 0 is 1, so ये AB आ जाएगा, and this is the maximum value of dot product. दो वेक्टर्स के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डॉट की, वो तब आएगी जब वो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। गौरव जरा बताओ मुझे, व्हाट इज आई कैप डॉट आई कैप? आई स्क्वायर। आंसर बताओ फाइनल क्या आएगा? आई स्क्वायर ही रहेगा या कुछ और आएगा? क्या? फाइनल आंसर आई स्क्वायर ही रहेगा या कुछ और मिलेगा? वही रहेगा। अरे आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है गौरव? आई का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं पड़ा, 1। तो
ये 1 into 1 cos 0 1 कितना आ गया 1। सो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा 1। भाई आई कैप सेम वेक्टर्स है ना, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप में एंगल 0 डिग्री cos 0 1 आ गया। हाँ गौरव, जे डॉट जे। सर जे इंटू जे, हाँ मतलब आंसर जे कैप इंटू जे कैप, वन नहीं आएगा सर। के कैप डॉट के कैप 1। तो ये याद रखिएगा, अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एंगल 0 डिग्री डॉट मैक्सिमम होगा। अगर आपने यूनिट वेक्टर्स का डॉट ले लिया लाइक आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी 1। पैरेलल वेक्टर्स के बाद अगर मैं आपसे कह रहा हूं वी हैव सम परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, this is vector A, this is vector B, angle is 90 degree। तो अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, so A dot B will be AB cos 90 which is equal to 0। तो अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट 0 हो जाएगा। जैसे अगर वो आपसे कहता है I डॉट J, तो I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड cos 90 which is 0। आपसे कहता है J डॉट K, भाई J Y के अलॉन्ग K Z के अलॉन्ग डॉट यहाँ भी 0 होगा। J का मैग्नीट्यूड, K का मैग्नीट्यूड cos 90 which is 0। आपसे कहता है I और K ले लो, I डॉट K, I का मैग्नीट्यूड, K का मैग्नीट्यूड cos 90 which is 0। सो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट हर हाल में 0 आएगा। ये डॉट्स याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट है। इतना लिखिए, फिर कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। इतना लिखो जल्दी से। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ युवराज बोलो। सर सपोज इन्होंने 3 देते आई कैप इंटू जे कैप इंटू के कैप, वो भी 0 हो जाएगा? नहीं, 3 वेक्टर्स का डॉट डिफाइन नहीं होता। डॉट सिर्फ 2 वेक्टर्स का डिफाइन है, 3 का नहीं होता। थैंक यू सर। डन सर। शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में दे दे तो डॉट सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा रिलेशन आता है, वो डिराइव करना है। डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। उज़ैर, कार्टेशियन फॉर्म का क्या मतलब है? उज़ैर, कार्टेशियन फॉर्म। तुम हो क्लास में? तो हेलो हाँ उज़ैर, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? सर, बोला तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो होगा सर वो। हाँ, तुम आवाज नहीं आ रही थी। सो अगर ऐसा दे दिया A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और वेक्टर B दे दिया B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप, इसे कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। वो आपसे कहता है A डॉट B कैलकुलेट करो। A डॉट B मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब जब आप डॉट लोगे तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका इसके साथ डॉट लो, फिर इसका इसके साथ डॉट लो, और फिर इसका इसके साथ डॉट लो। बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे आप इक्वेशंस अगर मैं मल्टीप्लाई करने को कर दूं जैसे काम करेंगे। अब यहाँ जब आप डॉट लोगे ना, देखो A1 एंड B1 आर नंबर्स। A1 B1 में डॉट नहीं होगा, डॉट I और I में होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं इट्स A1 B1 I कैप डॉट I कैप। इसका इसके साथ से जब डॉट लोगे सो दैट्स A1 B2
I cap dot J cap. A1 I cap B3 K cap. A1 B3 I cap dot K cap. समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूट करना है बस. A3 A1 B3 तो नंबर्स हैं I डॉट के. नेक्स्ट देखो, इसके बाद A2 देते हैं. A2 का B1 के साथ, फिर A2 का B2 के साथ, फिर A3 का B3 के साथ. A2 का जब B1 के साथ लेंगे, so that is A2 B1 J dot I. A2 का B2 के साथ, it's A2 B2 J dot J. A2 का B3 के साथ, so that's A2 B3 J dot K. ऐसी A3 के सबके साथ डॉट लेने, so it's A3 B1 K dot I. A3 B2 K dot J. A3 B3 K dot K. So जब आप A dot B लेंगे, देखिए I dot I is 1. जानवी, I dot J कितना होगा? जानवी, I dot J. जानवी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, टाइप करके बताओ. I dot J कितना आएगा? I dot J. गौरव, what is I dot J? हाँ जी. I dot J कितना है? I dot J 0. जानवी, I dot I 1 होता है, I dot J 0 होगा. I dot K गौरव? 0. परपेंडिकुलर वेक्टर्स में 0 हो जाएगा. J dot I? J dot I 0. 0. J dot J? J 1. J dot K? 0. 0. परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 0 होता है ना. K dot I 0. 0. K dot J 0. K dot K 1. 1. तो अब जब आप लोगे I dot I 1 होता है, it's A1 B1 प्लस सब 0 हो गया, ये बचा A2 B2, सब 0 हो गया, ये बचा A3 B3. तो अगर वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं तो आसान है कैलकुलेट करना है. A1 को B1 से मल्टीप्लाई कर दो, A2 को B2 से मल्टीप्लाई कर दो, A3 को B3 से मल्टीप्लाई कर दो. इट्स A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3. लिखिए इतना, फिर आगे बढ़ना. सर मैंने कल आपसे पूछा था ना कि अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसे हम स्केलर कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो आपने कहा था नहीं कहेंगे. हाँ, नंबर्स को यूजुअली स्केलर्स नहीं कहते. सर तो अगर सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तीन, आपने ये भी सर ये कहा था कि नॉट डिफाइंड होता है अगर हम तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें एक साथ. मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट एक साथ लें, क्रॉस डिफाइंड होगा, डॉट नहीं होगा. सर नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम तीन क्या कहते हैं वेक्टर्स हैं, आई जे के मान लेते हैं, आई और जे का अगर हमने एक बार को साथ ले लिया सर तो 0 हो जाएगा. और डिफाइंड ही नहीं होगा ना. तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है और न्यूमेरिक वैल्यू इनटू के डिफाइंड ही नहीं है ना, डिफाइंड ही नहीं है. ये जब तुम I डॉट J लोगे तो जो भी आएगा वो स्केलर आएगा ना. सर लेकिन 0 आ रहा है. अब 0 तो फाइनली 0, अगर 0 स्केलर आ रहा है और उसके आगे तुमने डॉट लगा दिया, तो याद रखो डॉट जो तुमने कितने तरह के प्रोडक्ट, इसी ने मैंने वेक्टर्स में शुरू से पढ़ाया था. नंबर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ एक अलग चीज है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ एक अलग चीज है. लेकिन जब आप कहते हो डॉट, तो डॉट मतलब है तुम वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो. जैसे तुमने डॉट लगा दिया ना, यहाँ तुमने डॉट लगा दिया. डॉट मींस दोनों साइड वेक्टर्स होने चाहिए. राइट में तो वेक्टर है क्या, लेफ्ट में वेक्टर है? कुछ भी नहीं है, स्केलर भी नहीं, वेक्टर. ये ऑपरेशन तुम जानते नहीं हो कि ये ऑपरेशन स्केलर्स के लिए बिहेव कैसे करता है. ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं ना. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में कहाँ कॉस थीटा आता है?
ये तो एक ऑपरेशन है, बस इत्तेफाक है कि नाम मल्टीप्लिकेशन के साथ मैच कर रहा है। आप कह रहे हो कि नाम इसका कोइंसाइड कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के साथ, बट मल्टीप्लिकेशन जैसा तो कुछ भी नहीं है। सर समझिए आप, थैंक यू सर। ये क्लियर हुआ ना सबका? चलो न्यूमेरिकल्स देखें इसमें। रब कर दूं ये? जानवी, यश, कैस्पल, एक मिनट। ओके सो नेक्स्ट देखिए। Force of 10 Newton or a force F equal to I cap plus 2J cap minus 3K cap Newton acts on a body and it covers displacement I cap minus J cap minus K cap meter. इसको चलो ये K cap meter. Calculate work done. चलो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, करके दिखाओ जरा वर्क डन क्या होगा। वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ भाई आंसर क्या आएगा? कैस्पल 2 आ रहा है कैस, अच्छा 2 जूल। ओके साइन देख लेना कैस्पल, कुछ गड़बड़ ना हो रही हो। हर्षित का भी 2 आ रहा है। प्रवीण, मानस सर 2। गौरव, जानवी, उजैर, जब सर आप अगर आपने वर्क क्या डन, बताया था कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी के आगे उसके मतलब वो माइनस में आ रही है तो उसका मतलब फोर्स कहीं और जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। सर क्या बोला था आपने कल? हाँ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। कॉस थीटा नेगेटिव आएगा ना, कॉस थीटा नेगेटिव तब होता है जब एंगल ऑब्ट्यूज हो। तो वर्क डन अगर नेगेटिव है दैट मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा है, फोर्स इधर एक्ट कर रही है, बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है, तो इस फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। सो आई कैप का कोफिशिएंट 1, आई कैप का कोफिशिएंट 1 into 1 1 आ गया, जे कैप का कोफिशिएंट 2 और ये माइनस जे कैप -2 हो गया, के कैप का कोफिशिएंट -1 और ये -3 और -1 +3 हो जाएगा। सो ये आ गया सिंपली 2 जूल। एक और लिखिए सर तो उसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जाम्पल, जैसे मैं इस पेन को ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? नीचे को। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर को। एंगल कितना होगा? 90। 180। अब एक नीचे एक ऊपर, cos 180 कितना होता है? अच्छा cos 180 होता है आपका 90 into 2 plus 0 sin 1 -1। J cap and B is xi cap plus j cap -2k cap, हाँ xi cap plus j cap -3k cap। आपसे कह रहा है कैलकुलेट x if vectors are perpendicular। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो आपको x कैलकुलेट करना है। करिए, सॉल्व करिए, आंसर्स बताइए। प्रवीण -7, हर्षित का आ गया, कैस्पल का आया -5, मानस, गौरव, यश, जानवी, आंसर
सर क्या क्वेश्चन था? मेरा नेटवर्क स्लो है सर अभी। तो -7 आ रहा है। -7 आ रहा है। वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, बी है एक्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। एक्स कैलकुलेट करना अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। तो देखो अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट बी 0 होगा, सिखाया था अभी, प्रॉपर्टी लिखी थी ना, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट 0 होता है। तो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट देखो, आई कैप का कोफिशिएंट 1, आई कैप का कोफिशिएंट x, तो इट्स 1 into x। j कैप का कोफिशिएंट 1, j कैप का कोफिशिएंट 1, इट्स 1 into 1। k कैप का कोफिशिएंट -2, k कैप का कोफिशिएंट -3, सो इट्स -2। -2 into -3 is equal to 0। तो ये आ गया x it's x plus 1 minus plus 6 is equal to 0। तो ये x आ गया -7। जानवी खैस्पल क्या बेवकूफ़ी कर रहे थे, -5 कैसे आ जाएगा? k का कोफिशिएंट -2 -3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेक्टर a गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर b दिया है आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। कैलकुलेट एंगल बिटवीन a एंड b। चलो भाई ये बताओ मुझे a और b के बीच में एंगल क्या हुआ? दोनों वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, एंगल निकालिए। हिंट है, डॉट प्रोडक्ट यूज कर आप ये एंगल निकाल सकते हैं। कैस्पर का आया cos x is 6/√42। ओके, एक आंसर आया। प्रवीण का 0 आ रहा है। गौरव का 0 आ रहा है एंगल। और किसी का नहीं आ रहा। मानस, यश, मानस का आएगा 4/7√2। युवराज, सर हमें एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना है ना? नहीं, एंगल इन दोनों के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में क्या एंगल है? मानस और कैस्पल शायद दोनों का ही ठीक आ रहा है, शायद। जे कैप प्लस के कैप।
देखो, सो एंगल निकालने के लिए जब भी वो आपसे कहे वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो इसको जरा ढंग से देखो। ए डॉट बी का एक्सपेंशन होता है, इट्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि ये जो कॉस थीटा होगा दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो जब आप वैल्यूज रखोगे, ये समझ में आया? अब एक एक टर्म चाहिए, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब ट्राई करो, सबका गलत आ रहा था, सिर्फ कैस्पल का ठीक था, मानस का भी गलत था। अब ट्राई करो यहां से कॉस थीटा निकालो, अब देखो कितना आ रहा है। गौरव, अरे भाई अब कैलकुलेट करो, अब क्या बचा हुआ है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ युवराज। सर मेरा यहाँ तक हो गया था बट मुझे इसके बाद सॉल्व करना नहीं आ रहा। अरे ए डॉट बी निकालो, क्या होगा? तो ए डॉट बी तो 5 आ गया। 5 कहाँ से आ गया? सो उससे ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर हाँ, देखना जरा कितना आया। हाँ कितना आया? 5 आ रहा है, 6 आ रहा है? हाँ जानवी, अब ठीक है। यस सर 6, सॉरी 6 आया। हाँ, अब ए का मैग्नीट्यूड निकालो, सिखाया भी थोड़ी देर पहले, ये तो फर्स्ट क्लास में भी किया था और अभी भी सीखा था थोड़ी देर पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ए डॉट बी क्या होगा? आई का कोफिशिएंट 1, आई का कोफिशिएंट 1, सो इट्स 1 into 1। जे का आपका कोफिशिएंट 2, जे का आपका कोफिशिएंट 1, 2 into 1। के का आपका कोफिशिएंट 3, के का कोफिशिएंट 1, इट्स 3 into 1। So A dot B is 3, 4, 5, 6. A dot B is 6. आपको चाहिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज रूट ओवर आई का आपका कोफिशिएंट कितना है? 1, सो इट्स 1 स्क्वायर। जे का आपका कोफिशिएंट 2, इट्स 2 स्क्वायर। के का आपका कोफिशिएंट 3, सो इट्स 3 स्क्वायर। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 9 + 1 10 रूट 14। वेक्टर बी का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे इट्स रूट ओवर आई का आपका कोफिशिएंट कितना है? 1, 1 स्क्वायर। जे का आपका कोफिशिएंट 1, 1 स्क्वायर। के का आपका कोफिशिएंट 1, 1 स्क्वायर, इट्स रूट ओवर 3 नाउ। सब वैल्यू उठा के रख दो सर। सो cos थीटा आ गया a डॉट b विच इज 6, a का मैग्नीट्यूड विच इज रूट 14 रूट 3, तो ये आ गया 6 बाय रूट ओवर 42। एंगल पूछ रहा था, यही आ रहा है गौरव का भी, चल गुड। सो थीटा इज cos इनवर्स 6 बाय रूट ओवर 42। ये सिंपल एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का, cos इनवर्स 6 बाय रूट ओवर 42। ऐसे आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। सर जिसने ये अभी हमने जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन था आपने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे नहीं, जो एलएचएस में आरएचएस में था इसके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स मैग्नीट्यूड ए इनटू मैग्नीट्यूड बी। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। हाँ हाँ, तो सर ये डॉट में भी होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्या सर डॉट में भी हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस कहाँ किया मैंने? क्रॉस सर नहीं, सर पूछ रहा हूँ। नहीं, वो बिल्कुल अलग ऑपरेशन है। क्रॉस इज अ डिफरेंट ऑपरेशन, टोटली डिफरेंट ऑपरेशन, कोई रिलेशन नहीं है डॉट और क्रॉस में, बिल्कुल अलग है। बस वो नाम है यार, मल्टीप्लिकेशन से नाम मिल रहे हैं, बाकी इनका और मल्टीप्लिकेशन का कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। इतना हो गया उज़ैर, हुआ इतना? यश है क्लास में? यश हुआ इतना? क्लियर हो गया? चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक चीज और सीखो कि डॉट प्रोडक्ट से कंपोनेंट्स कैसे लेकर आते हैं।
जैसे अगर मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूँ, लाइक मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, ये मुझे उज़ैर बताएगा, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। उज़ैर जरा बताओगे मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा? और नॉट मैग्नीट्यूड, component of A along B. हाँ सर, देखिए इसकी आवाज गायब हो जाएगी। बी तो सर नहीं पता सर। यश, A का component along B। नहीं हो रहा। गौरव, गौरव, component of A along B कितना होगा? गौरव, A का component along B क्या होगा बताओ? युवराज, मानस। सर A vector into B vector upon B. नो, अच्छा वो तुम्हें याद है वो। अगर मैं सिंपल रेजोल्यूशन वाला मेथड यूज करूं तो मैंने आपको सिखाया था जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन हो वहां कंपोनेंट क्या होता है? जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन होगा वहां आता है a cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आता है? a sin थीटा। यही तो था भाई। अगर मैं आपसे क्या, a equals b tan थीटा r से कैसा एक्स एक्सिस है ये वेक्टर a, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा? a cos थीटा। सिंपली ये तो सिखाया था जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन हो वहां कंपोनेंट क्या होता है? a cos थीटा। सो कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b इज a cos थीटा। यही तो होगा। इसमें क्या अकल लगा रहे थे? इसमें बताओ किसी को परेशानी है? मतलब ये तो मैं, हाँ कैस्पर, हाँ इस डॉट प्रोडक्ट में हम एक वेक्टर्स का एक कंपोनेंट नहीं लेते हैं, दूसरा कंपोनेंट नहीं लेते हैं सर। दूसरा नहीं लेते, दूसरा नहीं आ सकता वहां से, डॉट से नहीं मतलब ये आता। टोटली प्रोडक्ट नहीं हुआ है ना? हाँ पूरा दोनों वेक्टर टोटली इंक्लूड होके प्रोडक्ट में नहीं हुआ है। नहीं, टोटल नहीं। मैं इसी तो कह रहा हूँ ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ एक कंपोनेंट का प्रोडक्ट हुआ है। ठीक ठीक देखा तुमने, उसी चीज पर आ रहा हूँ, वही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डॉट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ युवराज। सर अगर पूछा होता कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए तो उसमें हमारा ए बेस बन जाता और देन ए उसका बेस भी बन सेम जाता, आंसर रहता, हाँ बी कॉस थीटा हो जाता। बी कॉस थीटा। सो ये तो कंपोनेंट में हमने सीखा था जिस डायरेक्शन के साथ एंगल दे वहां कंपोनेंट होता है कॉस थीटा। लेकिन हेलो इसी चीज, हाँ हर्षित बोलो। सर मैं कह रहा हूँ इसे रिजल्ट के बीच में इनका रिजल्टेंट निकाल के भी कर सकते हैं वही चीज, यही चीज। नहीं, रिजल्टेंट से कंपोनेंट कैसे आएगा? सर अगर हम सपोज इन दोनों का रिजल्टेंट r मानते हैं बीच में, सर ठीक इसके है। रिस्पेक्ट में हम सपोज बेस b को मानते हैं, उससे कुछ एंगल आएगा और उसके रिस्पेक्ट में सर कि वो r cos थीटा हो जाएगा नीचे, मतलब r cos बीटा, सॉरी r सर cos ऊपर बीटा भी, हो जाएगा। सर ऊपर हो जाएगा r sin थीटा। लेकिन वो r के कंपोनेंट्स होंगे ना, मुझे तो a का कंपोनेंट चाहिए। वो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, r का कंपोनेंट सही आएगा, बट मुझे r का नहीं, मुझे a का कंपोनेंट चाहिए। सर अगर हम उसके बाद उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उस हिसाब से तो हमें a और b के फॉर्म में मिल जाएगा क्योंकि r से r कट जाएगा। वेक्टर्स में डिवीजन नहीं होता, हाँ तो यही करना पड़ेगा। दूसरा जो मेथड हो सकता है वो मेथड ये है, दूसरा जो काम आप कर सकते हैं। सर एक बार ये वापस समझाया देना, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b a cos थीटा कैसा है? भाई कंपोनेंट में तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर एक वेक्टर a है, एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है हर्षित, तो x के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा? अच्छा मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे उसका रिजल्टेंट है, मतलब उसी टाइप का। नहीं नहीं, रिजल्टेंट कहाँ है? ब्रेक करना सिखाया था आपको। मतलब लास्ट टाइम हम उसके रिजल्टेंट से cos थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं ना, उस हिसाब से। रिजल्टेंट कहाँ है बच्चे? रिजल्टेंट कहाँ है बताओ? रिजल्टेंट तो तब आता जब मैं a और b को ऐड करता, रिजल्टेंट होता r is a स्क्वायर। नहीं सर मैं कह रहा हूँ मतलब सेम ऑपरेशन ही तो फॉलो कर रहा है। कहाँ सेम ऑपरेशन फॉलो कर रहा है? फर्क नहीं है। देखो ये रिजल्टेंट है,
टर्म्स ठीक यूज करा करो, मिक्सड अप मत किया करो। वेक्टर्स में रिजल्टेंट का मतलब ये होता है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। मैं कह रहा हूँ कॉम्पोनेंट ए का लो, बी के लो। ए का कॉम्पोनेंट बी के अलोंग का क्या मतलब है? ए को कुछ पार्ट्स में ब्रेक करो, ए का वो पार्ट कैलकुलेट करो जो बी के अलोंग जा रहा है। और रिजल्टेंट का क्या मतलब है? सुनो दोबारा ढंग से। कॉम्पोनेंट मतलब है ए का पार्ट जो बी के अलोंग एक्ट कर रहा है। रिजल्टेंट का मतलब है ए और बी को ऐड कर दो। फर्क नहीं है दोनों में? नहीं सर, मैं क्या कह रहा था कि सर जैसे हमने इससे पहले किया था उसमें जो अभी ए का रोल चल रहा है, सर रोल की बात कर रहा हूँ, वैसे रिजल्टेंट था उस टाइम पर सर, ये कह रहा था। कब? जब मैंने कंपोनेंट्स कैलकुलेट करवाए थे एक्स और वाई। हाँ हाँ हाँ, वही वही। अभी तो अब नाम कुछ दे दो। वो भी तो ए था, ए के कंपोनेंट्स ले रहा था मैं, एक्स के लॉन्ग ए कॉस थीटा, वाई के लॉन्ग क्या था? ए साइन तो थीटा। समझ गया, मैं समझ गया। रोल ए का नहीं, रोल एक्स का चेंज हुआ है। सही टर्म ये होगी कि एक्स की जगह मैंने बी ले लिया। रोल हाँ सर। एक्स का चेंज हुआ है, एक्स की जगह मैंने बी ले लिया है। बहरहाल ये तो हम रिजल्टेंट में कर चुके हैं। अब देखो ए और बी का जब आप डॉट लोगे ना, ए डॉट बी क्या, ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएगा, अबे डायनामो कौन आ गया, हटाओ इसे। भाई नाम से अपने आओ, डायनामो कौन हो सकता है? ये अपने नाम से आओ वरना निकाल दिया जाएगा क्लास से। चलो खुद ही चला गया। ये मुझे ए डॉट बी कैप, प्रवीण बताएगा। प्रवीण, ए डॉट बी कैप कितना आएगा? सर ए बी कॉस थीटा। ओके, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इनटू कॉस थीटा। बताओगे प्रवीण बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? इज अ यूनिट वेक्टर। सर 1। 1। सो ये अल्टीमेटली कितना आ गया? ए कॉस थीटा। भाई ए का मैग्नीट्यूड इज ए, बी का मैग्नीट्यूड इज 1, बी कैप है ना यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज 1 into cos theta. So a dot b cap is a cos theta now. That's a cos theta. A dot b cap आएगा which is a cos theta. क्लियर हुआ ये? सो देख रहे हो एक चीज तुम कि मैं कंपोनेंट डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूं या मैं कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए ट्रिक यूज कर रहा हूं कि ए का मैंने बी के साथ डॉट ले लिया, दोनों ही रिजल्ट्स क्या दे रहे हैं? सेम दे रहे हैं। सो इसको देखो, ये स्टेटमेंट शायद समझ में आया तुम्हारे। कंपोनेंट ऑफ बी, या कंपोनेंट का भी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट of A along B is A dot B cap। कि जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को भी तुम डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुम्हें एंगल नहीं दिया है तो तुम बी कैप कैलकुलेट कर लो। ए का बी कैप के साथ यूनिट वेक्टर डॉट लोगे तो वो ए का कंपोनेंट बी के अलोंग देगा। जानवी मुझे जरा ये बताओ, मैग्नीट्यूड, अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे कैलकुलेट करके बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, जानवी क्या होगा? सर बी कॉस थीटा। एंगल नहीं पता जानवी, एंगल नहीं पता यूनिट वेक्टर की टर्म्स में। एक मिनट बस हर्षित, एक मिनट। यूनिट वेक्टर की टर्म्स में एंगल थीटा पता ही नहीं है। एंगल की टर्म्स में तो तुम्हारा आंसर ठीक है, यूनिट वेक्टर की टर्म्स में। हर्षित पहले मेरा आंसर बता, फिर मैं तेरा आंसर दूंगा। बता जल्दी से। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या होगा? एक सेकेंड सर, फिर आंसर करूंगा मैं। सर बी कॉस थीटा। थीटा पता ही नहीं है यूनिट वेक्टर की टर्म्स में, जैसे ऊपर लिखा है। मानस सर बी
मानस क्या होगा रिजल्ट? सर हाँ कैस्पल। एक क्वेश्चन था ये, आपने पहले लिखा था ना a cos theta is equal to a vector dot b vector divided by b ए का और मैग्नीट्यूड और a बी का cos मैग्नीट्यूड। theta magnitude of component of a यार कैस्पल तुम्हारी आवाज चली गई, एक बार और बोलोगे? एक बार और बोलोगे? dot b cap कैस्पल तुम्हारी आवाज चली गई बीच में, एक बार और बोलना पड़ेगा, बीच में ब्लैंक हो गया सब। a वेक्टर डॉट b वेक्टर कर क्या a b cos थीटा से आपने a cos थीटा का वैल्यू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b लिया ना, यस वो आप उधर लिख देंगे सर? अभी आऊंगा उस पर, मुझे बना ए वेक्टर, बिल्कुल ए वेक्टर डॉट बी कैप है ना। यस 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 बिल्कुल 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 वेक्टर बिल्कुल b वेक्टर बिल्कुल बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। नेक्स्ट इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ए डॉट वेक्टर बी बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही कह रहे थे ना कैस्पल? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ सर, हाँ बिल्कुल उसे बिल्कुल बिल्कुल। इक्वेट करके एक a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट b के आया ना सर? हाँ इसी को करके आया है वेक्टर डॉट बी का। यस, लेकिन इसे तुम ये नहीं लिख सकते कि दिस इज ए बी, इसको ये नहीं लिख सकते दिस इज ए बी कॉस थीटा फिर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। पहले तुम डिवाइड करोगे फिर तुम डॉट लोगे, वो कंसेप्चुअली ठीक नहीं होगा। इतना लिखिए, ये लास्ट था। डॉट प्रोडक्ट में एक थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, आज खत्म नहीं हो पाया, नेक्स्ट क्लास में इसे वाइंड अप करते हैं। मेरा भी सेम क्वेश्चन था, मेरा भी सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे आपने a वेक्टर इनटू b कैप, तो a कहते हैं a वेक्टर इनटू b वेक्टर अपॉन b का मॉडुलस। हाँ यही होगा, बी कैप की डेफिनेशन है भाई। इतना लिख लीजिए, आज नहीं छोड़ना होगा, नेक्स्ट वीक इसे कंटिन्यू करेंगे। संडे आपकी क्लास है, संडे वाली मिस मत करना। सैट और ओलंपियाड की क्लास है, उसे मिस मत करिएगा। थैंक यू सर। ओके राज, बाय। यश तुम्हारे समझ में आ रहा है? सर हम कोई भी वेरिएबल ने और उसके ऊपर अगर कैप लगा दे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हाँ लेकिन ऐसे नहीं लगा सकते, अगर आपको कुछ गिवन है कि वो वेरिएबल की वैल्यू 3 है तो उसको कैप लगाने के लिए उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा ना। हाँ हाँ चलो आ रहा है सर? आ रहा है, चलो ओके। सर एक्चुअली बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, सो आई वाज कैचिंग अप। हो गया ना, सब कवर हो गया? हाँ सर हो गया। चलो थैंक यू